नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। जिस तरीके से लगातार एक्सपो मार्ट को देखते हुए लगातार कल से जो है मुख्यमंत्री इसकी कमान संभाले हुए थे। लगातार देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे थे। बैठक करके उन्होंने जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए थे, दिशा निर्देश देने के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे, जहां उन्होंने एक्सपो मार्ट जाके जो है अपना उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद लगातार प्रधानमंत्री वहां पर जो है 1 से 1.5 घंटे का उन्होंने अपना समय बिताया। समय बिताने के बाद उनके साथ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और साथ ही लगातार उनके साथ कैबिनेट मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, तमाम बड़े नेता आज शामिल थे। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से एक्सपो मार्ट को लगातार जो है काफ़ी अच्छी छवि दी और लगातार इसको देखते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है आज शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद लगातार इसको देखते मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कल से गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे थे। उन्होंने सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट का जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वो जो है एक्सपो मार्ट में जाकर निरीक्षण किया। उसके बाद तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के अधिकारियों के साथ में बैठक की। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। योगी राज में हो रहे इनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हमलावर। एक बार फिर अखिलेश यादव ने इनकाउंटर के मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार और यूपी पुलिस को घेरने की कोशिश किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सबसे ज्यादा पीडीए के लोगों का एनकाउंटर किया गया है। साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जो आंकड़े यूपी पुलिस और योगी सरकार की तरफ से एनकाउंटर के जारी किए गए हैं वह पूरी तरह से फर्जी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 125 लोगों के एनकाउंटर को लेकर कई और बड़े हमले भी किए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि जिस तरह से बीजेपी फर्जी एनकाउंटर कर रही है और पीडीए के अब तक 125 लोगों का एनकाउंटर कर चुकी है और जिसे ढांकने के लिए योगी सरकार के कुछ नेता फर्जी बयानबाजी करते हैं और फर्जी और फेक एनकाउंटर पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर बेहद आक्रामक हो रहे हैं और साथ ही साथ अब मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला बड़े स्तर पर भी ले जाने की सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तैयारी है। सड़क से लेकर सदन तक मंगेश यादव और अन्य एनकाउंटर के मामले को सपा प्रमुखता से उठाएगी। फिलहाल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस और योगी सरकार को एक बार फिर से एनकाउंटर मामले पर घेरने की कोशिश किया है। फिलहाल देखना यह होगा कि ऐसे बयानों और आंकड़ों से यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होता है यह समय बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। वहीं लखनऊ में मंगलवार रात धार्मिक आयोजन में 20 से 25 युवकों ने पथराव कर दिया और पथराव से घर में स्थापित गणेश प्रतिमा खंडित हो गई और कलश टूट गया। इसके बाद क्या कुछ हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान। राजधानी लखनऊ में देर रात दो समुदाय में काफी गर्मा गर्मी का माहौल उत्पन्न हो गया था। आपको बता दें, राजधानी के थाना चिनहट क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है, जहां पे एक प्रदीप चौरसिया नामक व्यक्ति के घर में गणेश पूजन हो रही थी। वहीं पे प्रदीप चौरसिया का कहना है कि मैं घर पे नहीं था, हमारा परिवार था, पति पत्नी बेटा बेटी थे, जहाँ पे पूजन के दौरान दूसरे समुदाय के लोग आते हैं और हंगामा करते हैं, हंगामा करके पथराव कर देते हैं। जिसके बाद जिसकी सूचना प्रदीप चौरसिया को मिलती है, प्रदीप चौरसिया अपने आवास पे पहुंचते हैं। आवास पे पहुंचने के बाद वहां पे
काफी जो उनके समाज के लोग थे, उनके समुदाय के लोग थे, वो एकत्रित हो जाते हैं और माहौल कहीं शांतिपूर्ण माहौल जो है एकदम से वो हंगामे में बदल जाता है। वहां पे काफी हंगामा होने लगता है, जिसकी सूचना जो क्षेत्र पुलिस है, चिन्हट पुलिस, उसको मिलती है, जो मौके पे पहुंचती है, मामले को सूझबूझ के साथ शांत कराती है। वहीं इस पूरे मामले में प्रदीप चौरसिया ने दूसरे समुदाय के लोगों के विरुद्ध एक तहरीर दी है, जिस तहरीर के आधार पर डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने साफ तौर से बताया है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। इस जांच में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। तो 5 दिनों तक सुर्खियों में छाए रहने के बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। और क्या कुछ सस्पेंस था और क्या कुछ सस्पेंस खत्म होने के बाद हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज करीब 8 दिन बाद महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कयासिया लगाया जा रहा था कि पद के हिसाब से पद नहीं मिलने की वजह से अपर्णा यादव नाराज थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर हुई बात और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अपर्णा यादव की नाराजगी दूर हुई और वह आज महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि करीब 8 दिन पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को योगी सरकार ने महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का तोहफा दिया था, क्योंकि अपर्णा यादव लगातार बीजेपी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचा रही थी, लेकिन कद के हिसाब से पद नहीं मिलने की वजह से अपर्णा यादव नाराज चल रही थी। शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी की अफवाह और कयास तेज पकड़ लिया था। और वहीं दूसरी तरफ जब महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों ने अपना कार्यभार ग्रहण किया तो अपर्णा यादव नहीं पहुंची, इससे उनके और भी नाराजगी की मुहर लग गई थी। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद अपर्णा यादव ने आज महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उनकी यह नाराजगी भी दूर हो चली है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर रायबरेली से है। यहां रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों समेत 10 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। लेकिन क्यों सम्मन जारी किया गया है, पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। द्वारा डॉक्टरों समेत 10 स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध सम्मन जारी करने के बाद रायबरेली स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ दिनों पूर्व पत्रकारों द्वारा दवा जलाने के मामले को लेकर खबर चलाई गई थी, जिसके आक्रोश में आकर डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों से संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसके बाद आज कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट के बाद कोर्ट द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध सम्मन जारी करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। कह सकते हैं कि पूरे मामले के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन साफ तौर पे जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो अस्पताल में दवा जलाई गई थी उसी की खबर प्रकाशित करने के बाद डॉक्टरों ने आक्रोश में आकर पत्रकारों से मारपीट की गई थी और स्थानीय पत्रकार अनुभव शुक्ला की तहरीर पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर डॉक्टरों समेत 10 स्वास्थ्य कर्मियों को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। तो वहीं आज राधाष्टमी के सुअवसर पर बरसाना में राधा रानी के जन्म का उल्लास छाया रहा, हर्षोल्लास छाया रहा। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी फारूक। कि बरसाना में श्री राधा रानी जी का 52वां
जन्मोत्सव मनाया गया और तमाम लाखों की श्रद्धालु संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और श्रद्धालु आज भी जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आज तमाम भंडारे और तमाम लाडली जी के जन्मोत्सव पे जो कार्यक्रम होते हैं वो सब यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। पूरे ब्रज क्षेत्र में लाडली जी के जन्मोत्सव के मौके पर एकदम उल्लास का माहौल है और सभी लोग खुशी मना रहे हैं। जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह श्री लाडली जी का भी पर्व मनाया जाता है, यानी जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जन्मोत्सव के मौके पर जितने भी श्रद्धालु आए थे बरसाना लाडली जी के मंदिर में, सभी जो है इस पल के साक्षी बनना चाहते थे। सभी ने अभिषेक के दर्शन किए हैं। प्रशासन की भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है और प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी कि भीड़ का दबाव अधिक रहेगा। भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रशासन अपनी तैयारियों में एक हफ्ते पहले से ही लग गया था। तमाम जिले के आला अधिकारी और एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, कमिश्नर ऋतु महेश्वरी यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे और डीएम एसएसपी डेरा जमाए हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम पुलिस तैनात की गई थी। किसी तरीके की श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, उसके लिए प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए थे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान पर दिल्ली में उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया है और क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरे पे, जहां उन्होंने सिख धर्म को लेकर जो एक बयान दिया, तो हमारे साथ में कुछ सिख लोग हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बयान दिया है तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? राहुल गांधी जी ने बहुत शर्मसार बयान दिया है। उनसे देश से माफी मांगनी चाहिए। विदेश में जाकर जो इंडिया की नीति है जो उनको खराब करें, इंडिया की छवि तो खराब कर रहे हैं, इनको शोभा नहीं देता है। वैसे नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं, पीएम की दावेदारी करते हैं ये, और विदेश में जाकर बयान इतने उल्टे सीधे देते हैं। शुरू से इनका काम रहा जातिवाद कर फैलाओ, मतभेद फैलाओ, धर्म के नाम पर लड़ाओ, हिंदुस्तान को बर्बाद करो। जिस तरह से आज मोदी जी 10 साल में यहाँ तक हिंदुस्तान को लेकर आए हैं, वो कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस चाहती है मोदी जी अगर 10 साल और रह गए तो देश को आज विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। वही कांग्रेस को खल रही है बात। कांग्रेस चाहती है जैसे ये देश पहले जातिवाद में बटा हुआ था, इसी तरह से जातिवाद में बटा रहे, विकास, देश का विकास ना हो, देश विश्व गुरु ना बने। इसलिए इनके नेता उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं। सर, इसका बयान जो है पन्नू ने भी किया, समर्थन दिया है कि लगातार की राहुल गांधी ने एकदम अच्छा कहा है। किसी देखो, पन्नू तो पहले से ही देशद्रोही है। वो तो हम पहले से कभी वो खालिस्तान की मांग करता है, कभी किसी चीज़ की मांग करता है। तो ये तो इस देश के बारे में सोचेंगे ना सिखों के बारे में सोचेंगे। अगर इन्होंने सिखों के बारे में सोचना होता तो इन्हें ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने तो आज तक कोई बयान ढंग का दिया ही नहीं है किसी भी। और मैं तो यही कहता हूँ बार बार कि राहुल गांधी ने अगर ये बयान दिया तो सामने आके सिखों के सामना करे। उसको पता लग जाएगा कि सिख पगड़ी पहनने से डरता है या कड़ा पहनने से डरता है या किस चीज से बैठ डरता है। वो हर 15वें दिन तो विदेश भागा होता है। किस लिए? इन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, इन्हें कोई परवाह किसी जाति बरादरी की नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के हर किसी धर्म को, हर किसी जाति को लूटा है। हमारे गुरु नानक जी ने हमारे को सेवा सिखाई है, कोई भूखा ना सोए। ये है हमारे सिखों में कि कोई भी पहली आखिरी पंक्ति तक का जो व्यक्ति है, पहली से आखिरी पंक्ति का, कोई भूखा ना सोए, सारे आराम से रहे, सब भाईचारे में रहे, सब मिलके काम करें। एक भी दिखा दो हमारे सिख में कि कोई भीख मांगता हुआ कोई चीज दिखता है था कभी? वहाँ देख सकते हो आप तस्वीरों में, जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हैं, सिखों के अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया लगातार, तो बयान को देखते हो काफी सियासत भी काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं रायबरेली में सीआर का आतंक देखने को मिला है। शिवगढ़ थाना इलाके के कई गांवों के लोग इससे परेशान हैं और प्रशासन ने इससे लेकर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है और क्या कुछ कह रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। के तर्ज पर रायबरेली में भी सियारों का आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें कि रायबरेली जिले के शिवगढ़ इलाका क्षेत्र के कई गांवों में सियारों का आतंक व्याप्त है और यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर के अंदर भी बुजुर्ग व वृद्ध लोगों को सियारों ने अपना शिकार बनाया है, जिसके चलते लोग भय में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा वन क्षेत्राधिकारी से शिकायत की गई है।
हालांकि वन क्षेत्राधिकारी नावेद सिद्दीकी बहराइच में भेड़िया मिशन में व्यस्त हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया है कि वो 4 टीमों को लगाए हुए हैं और शिकार को पकड़ने का जतन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो 4 टीम लगाई गई हैं वो शिकारों को पकड़ने में विफल साबित हो रही हैं। पकड़वाने का काम करता है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। तो वहीं वाराणसी के ई रिक्शा चालकों में नाराजगी देखी जा रही है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर चाबियां सौंपना वो शुरू कर दिए थे। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। वाराणसी में ई रिक्शा चालकों का हड़ताल आज 7वां दिन था। ई रिक्शा चालकों ने आज 7वें दिन हड़ताल के क्रम में वाराणसी के पीएमओ के घेराव करने हजारों की संख्या में ई रिक्शा चालक पहुंचे। ई रिक्शा चालकों ने के पहुंचने को लेकर के भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे छावनी में पीएमओ कार्यालय को तब्दील कर दी गए थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रिक्शा चालक वाराणसी के पीएमओ कार्यालय पहुंचे और पीएमओ कार्यालय पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 7 रिक्शा चालकों को पीएमओ के अंदर पुलिस के सुरक्षा में ले जाया गया और वहां पर वर्तमान विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने इनकी मांगों को सुना। 9 सूत्री मांगों को लेकर के रिक्शा चालकों ने आज वाराणसी में पीएमओ कार्यालय में ज्ञापन दिया है। ई रिक्शा चालक लगातार 7 दिनों से धरना प्रदर्शन वाराणसी में कर रहे हैं। सत्याग्रह अनशन पर भी बैठे हुए हैं। लगातार 6 दिनों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में विरोध प्रदर्शन वाराणसी में किए जा रहे हैं। इसको लेकर आज वाराणसी में हजारों की संख्या में रिक्शा चालकों ने पीएमओ कार्यालय में पहुंच करके 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कल 12 सितंबर से अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा को पुनः शुरू करने जा रहे हैं। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय केंद्रा। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा कल से शुरू होने जा रही है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा पदयात्रा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में शुरू हो रही है, जिसमें सोन प्रयाग से इस पदयात्रा का प्रारंभ शुरू होगा। यानी पहले जो यात्रा थी जुलाई वाहन ये पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसा समझा जा सकता है कि कांग्रेस की इस पदयात्रा से एक तरफ तो सियासत गर्म हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना के साथ क्षेत्र जो बाबा भैरवनाथ का जो मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद कांग्रेस की पदयात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस इस यात्रा के बहाने 2 निशाने साधने का काम यहाँ पर कर रही है। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी कांग्रेस के निशाने पर होगा। दूसरी तरफ केदारनाथ के जो गंभीर ज्वलंत जो विषय है उन विषयों के सहारे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भी कांग्रेस करने जा रही है। देखना यह होगा कि इस पदयात्रा के बाद कांग्रेस को कितना लाभ मिल पाता है। कैमरामैन नरसिंह साथ अभय केंद्रा, इंडिया वॉइस। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर सुनील ने 80 घाट पर दर्जनों बटकों के साथ यज्ञ किया। और क्यों यज्ञ किया, रीजन क्या है इसके पीछे, बताने हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध को देखते हुए वाराणसी में आज बटुकों और बीएचयू के एक डॉक्टर ने सामूहिक रूप से इस युद्ध के मद्देनजर युद्ध में तमाम ऐसे लोगों के जान गंवाने के बाद और इस युद्ध को देखते हुए युद्ध में के विराम के लिए वाराणसी में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के आयोजन के दौरान वाराणसी के 80 घाट पे इस आयोजन के क्रम में वाराणसी के बीएचयू के एक डॉक्टर सुनील कुमार ने 12 बटकों के संग 80 घाट पे इस युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया और ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो इसकी ईश्वर से कामना की। इसके मद्देनजर वाराणसी में तमाम जो बटकों के साथ तमाम बुद्धिजीवियों के साथ डॉक्टर सुनील कुमार ने 80 घाट पे पहुंच करके मृतक आत्मा के शांति के साथ ही यूक्रेन में लगातार चल रहे युद्ध के कोई विराम की कामना की। आपको बता दें कुछ दिन पूर्व युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन में वाराणसी के सांसद और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन दौरा कर चुके हैं और युद्ध में को लगातार चल रहे युद्धों को बंद कराने की पहल करने की कोशिश की है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में कम राशन वितरण पर जांच के लिए पहुंची टीम के साथ दबंग राशन डीलरों ने क्या कुछ किया, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। मेरठ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पूरा मामला थाना मंडाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें थाना मंडाली क्षेत्र में राशन डीलर पर राशन कम तोलने को लेकर के वहां क्षेत्रवासियों ने विरोध किया था, जिसमें आपस में जमकर मारपीट व पथराव व लाठी डंडे चले। इसका मामला देखते हुए थाना मंडाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेते हुए
इस पे 29 लोगों के खिलाफ थाना मुंडाली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर लाइन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।